मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, गुरु का राशि परिवर्तन, इस माह में कई ग्रह जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। विशेषकर गुरु ये भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गोचर के आधार पर ये मिथुन राशि, मिथुन लग्न या नाम राशि से जिनको मिथुन राशि आ रही है, ये विश्लेषण उनके लिए विशेषकर है। चंद्र राशि पर आधारित ये विश्लेषण है। पर मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक कुंडली को हम पूरा आधार मान करके निश्चिंत न हो। मित्रों, सबसे पहले हमारी प्रथम कुंडली जो है, जन्म कुंडली, वो होती है। उसे देखे बिना हम किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि जीवन में वो स्थायी कुंडली है। उसी के आधार पर रत्नों का धारण, इष्ट देव, मंत्र आदि आदि जो भी हैं, कोई भी ज्योतिषी जब देखता है तो जन्म कुंडली के आधार पर सबसे पहले बातें होती हैं। उसमें भी किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा चलती रहती है, जो हमारे जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित करती है। फिर इसके पश्चात नवमांश कुंडली, नवमांश कुंडली के बाद गोचर कुंडली। वर्तमान में ग्रह गोचर कहाँ, किस भाव में है, किस राशि में है। ये मिथुन राशि, मिथुन लग्न के लिए है। और अच्छा ये होगा कि जो मिथुन लग्न के जातक हैं वो लग्नानुसार इस विश्लेषण को समझे तो ज़्यादा उत्तम होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ये चंद्र राशि पर आधारित है, मिथुन राशि। और लगभग मैं ग्रहों की बात करूंगा आपसे कि कौन कौन से ग्रह जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अभी 17 अक्टूबर 2025 तक चौथे भाव में है। मिथुन राशि की कुंडली में चौथे भाव में है, कन्या राशि में, मित्र की राशि में। और 17 अक्टूबर के बाद अगले महीना 16 सितंबर, एक महीने का गोचर होता है इनका। ये आ जाएंगे तुला राशि में। अब सूर्य देव जो है सभी ग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है, राजा हैं। सूर्य को हम सूर्य देव कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। बहुत से हमारे भाई बहन लोग हैं, हमारी परिवार के लोग हैं, वो सुबह उठकर प्रातः और सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल अर्घ्य देते हैं। तो नारायण की महानता अलग है। तो सूर्य देव भी नारायण है, सूर्य नारायण। ये एक महीने बाद 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। एक महीना हो जाएगा और उसके पश्चात ये तुला राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के पंचम भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। और सूर्यदेव की तुला राशि जो है वो नीच की राशि है। तो जब कोई भी ग्रह नीच का होता है, उससे अच्छे परिणामों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य की जिनकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, ये सूर्य योग कारक ग्रह हैं और गोचर में भी आ रहे हैं। तो सूर्य को जल अर्घ्य देना, सूर्य मंत्र का जाप करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये थोड़ा आवश्यक सा हो जाता है। जीवन ऐसे नहीं कटता। अब गोचर का महत्व क्यों है? लग्न कुंडली का तो मैंने आपको बता दिया कि स्थायी रूप से उसका प्रभाव होता है। पर गोचर में जो ग्रह चलते रहते हैं, 12 लग्न है, 12 लग्न में राशियां अलग अलग भाव में आ जाती हैं, 12 भाव में। जैसे मिथुन राशि की कुंडली में पंचम भाव में तुला राशि है,
दूसरे लग्न की कुंडली हम लेंगे तो तुला राशि और किसी भाव में आ जाएगी। तो भिन्न भिन्न प्रभाव हो जाते हैं, इनका फल भी अलग अलग हो जाता है। पर चंद्र राशि के आधार पर ये विश्लेषण है, तो ध्यान से सुने। अब सूर्य के बाद चंद्रमा की बात नहीं करूंगा, इसलिए कि 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं। उसके बाद मंगल की बात करते हैं। तो मंगल जो है 27 अक्टूबर तक तुला राशि में ही रहेंगे, लगभग ये माह समाप्त हो जाएगा। तो 27 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन करेंगे, ये अपनी स्वयं की राशि में 6ठे भाव में चले जाएंगे। इसका विश्लेषण आने वाले पार्ट पर होगा। और यहां पर शनि, राहु, केतु और गुरु, ये 4 ग्रह जो हैं ये लंबे अवधि तक जो है गोचर करते हैं। जैसे शनि का गोचर 30 माह, राहु केतु 18 माह और गुरु लगभग 13 माह, ये लंबे समय तक गोचर करते हैं। मित्रों, समझना ये चाहिए कि गोचर का फल हमारे जीवन में कैसे होता है और हम गोचर को कैसे मानते हैं। अधिकतर एक प्रश्न होता है कि गोचर का जो फलादेश होता है, हमारे ज्योतिषी भाई जो हैं सभी लोग करते हैं, अपने अपने ढंग से सभी लोग विश्लेषण करते हैं। चंद्र राशि का विश्लेषण भी गलत नहीं है, पर जिस ग्रह की दशा चल रही है चंद्र राशि में वो गोचर कर रहा है, वो कुछ समय के लिए रहता है। जैसे बुध का 22 दिन है, शुक्र का 25 दिन है, मंगल का 45 दिन है। इस प्रकार से गोचर चलता रहता है और उतने दिन तक वो प्रभाव डालते हैं जीवन में जातक को। अब जैसे हम मिथुन राशि की हम बात करते हैं, तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में ये प्रभाव पड़ेगा। और योग कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है, अगर उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो उत्तम है और उत्तम हो गया। तो ये पंचम भाव में बैठ करके सूर्य जो यहाँ नीच के हो जाते हैं, अच्छे फलों की अपेक्षा कम रखनी चाहिए। अब हम आते हैं गुरु की बात, जो महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु और शनि, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो जीवन में सब कुछ प्रदान करते हैं। गुरु जो है धर्म है, आध्यात्म है, पूजा है, साधना है, सात्विकता है, जीवन में नई खुशियां देने वाला ग्रह है। सभी 9 के 9 ग्रहों में गुरु अति शुभ ग्रह है। गुरु की दृष्टि भी शुभ है। गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। तो जहां गुरु बैठते हैं वहां भी जो है पवित्र कर देते हैं उस स्थान को, उस राशि को, उस भाव को पवित्र कर देते हैं, अमृत दृष्टि पड़ जाती है। और जहां पर दृष्टि पड़ रही वो तो है ही है, जो मैं बताया आपको, और जिस भाव में बैठे हैं उसको भी पवित्र करते हैं। अब हो क्या रहा है, महत्वपूर्ण बात जो है, हर आदमी की इच्छा होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये चाहे कि उसके पास जमीन ना हो, उसके पास मकान ना हो, उसके पास वाहन ना हो, उसके पास पैसे कम हो, अभावग्रस्त जीवन हो। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, नहीं होगा। सभी लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पर बहुत कुछ प्राप्त नहीं हो पाता, पर कुछ न कुछ तो प्राप्त होता है। तो गुरु यहां पर सबको कुछ ना कुछ देने आए हैं, और कैसे देंगे मैं आगे बात करूंगा आपसे। अब एक व्यक्ति जो है शिखर पर जा रहा है, ऊंचाइयां छू रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है धरातल पर है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कर्मानुसार जैसा कर्म व्यक्ति ने पिछले जन्म में किया है
या उसके पीछे जन्म में उसका जन्म भी वैसे ही हुआ है। जन्म में विवाह मनर्गत सोई, जहाँ जस लिखा तहा तस होई, रामायण में भी एक चौपाई है। तो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, कर्मानुसार हमारा जन्म होता है। अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, अच्छे परिवार में जन्म लेना, अच्छे माता पिता मिलना, जन्म से ही सुख सुविधाएं प्राप्त होना चालू हो जाती है। एक बालक जो जन्म लेता है राजकुमार के यहाँ, उसे पूरे दुनिया बधाई देती है। और एक बालक उसी समय ऐसा भी जन्म होता है कि वो रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म में या कहीं भी ऐसी जगह जहां कोई सुख सुविधा नहीं है, वहां भी जन्म होता है। फिर ये समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं? ये कर्म दोष है। वही कर्म दोष जो है जन्म कुंडली में दिखते हैं, जिसे अनुभवी ज्योतिषी पढ़ करके और लोगों से बातें करते बताते हैं। ये थोड़ी सी बात मैं इसलिए किया कि अलग अलग मिथुन राशि के तो बहुत से लोग हैं, 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। तो 65-66 करोड़ लोगों के जीवन में एक साथ बदलाव नहीं आएगा। कुछ के जीवन में बदलाव भी आएगा तो कुछ के जीवन में अभाव भी आएगा। कुछ की इच्छाएं पूरी होंगी, कुछ की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, सोचते ही रहेंगे। पर यहां पर मिथुन राशि के जो जातक हैं, मिथुन लग्न के जो जातक हैं, जन्म कुंडली में तो ग्रह कहीं ना कहीं विराजमान होंगे, बैठे होंगे। किसी न किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी जो स्थायी रूप से हमें प्रभावित कर रही है। और गोचर में भी ग्रह प्रभावित हो करते हैं। जब तक उनका क्षणिक समय जो गोचर होता है उस समय तक वो प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर अभी गुरु जो है मिथुन राशि के जातकों के चंद्र राशि के आधार पर गुरु मिथुन राशि में लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर कर रहे हैं 14 मई 2025 से। और निश्चित रूप से ये भाव जो है, प्रथम भाव लग्न भाव, ये स्वास्थ्य का भाव है, कुल परिवार। तो यहां पर गुरु जो लोग अस्वस्थ थे, अब फिर वही प्रश्न उठता है, क्या मिथुन राशि के जितने जातक थे सब अस्वस्थ थे? ऐसा नहीं है। फिर वही आता है कर्मानुसार। तो यहां जो लोग अस्वस्थ थे तो 14 मई के बाद निश्चित रूप से सुधार हुआ होगा, दवाइयां फायदा की होंगी। तो गुरु अभी यहीं पर चलेंगे, मिथुन राशि कर्क राशि, फिर मिथुन राशि, फिर कर्क राशि, ये चलता रहेगा। अभी तो गुरु का गोचर शुरू हुआ है। तो यहाँ पर गुरु मिथुन राशि में बैठ करके इसका विश्लेषण पीछे की कुंडली में है, देखिएगा आप। इसका विश्लेषण मैं कर चुका हूँ। अब जो परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है। और मिथुन राशि के जातकों के जीवन में गुरु की कृपा अति शुभ है, प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ 19 अक्टूबर 2025 को गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, जो सब कुछ देने वाले हैं, विशेषकर धन के तो कारक ग्रह गुरु हुए हैं। और 1:12:57 में गुरु मिथुन राशि से राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली में धन भाव में, दूसरे भाव में, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में, ये कर्क राशि जो है गुरु की उच्च की राशि है। अब जब गुरु यहां पर आएंगे कर्क राशि में, तो ये धन भाव जो है धन से भर देंगे। मिथुन राशि के जो जातक हैं, कहीं से भी धन एकत्रित होगा तो यहां बैंक बैलेंस अच्छा बनेगा। और जब भैया पैसा होता है तभी तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है। और सोच ही रह जाती है कि हमें ऐसा करना है। पर मिथुन राशि के लिए भाग्यकारी योग कारक ग्रह गुरु बृहस्पति जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं 19 तारीख से। और यहां पर ये
4 दिसंबर तक गोचर करेंगे, उसके बाद पुनः वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे और 11 नवंबर 2025 को गुरु बकरी हो जाएंगे यहीं पर धन भाव में। और बकरी होने के पश्चात बकरी अवस्था में ही 4 दिसंबर 2025 को गुरु वापस जो है यहां आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो फिर वही फल प्राप्त होगा जो अभी तक 18 तारीख 19 तारीख तक जो फल प्राप्त हो रहे थे गुरु के, वही प्राप्त होंगे। लेकिन बीच में ये 47 दिन का जो समय है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। आगे विश्लेषण करूंगा, कुंडली को आप पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आग्रह पूर्वक जो है आपसे बातें करता हूं। अब यहां पर गुरु की दृष्टियां भी होती हैं। तो गुरु जब 19 तारीख को उच्च के हो जाएंगे, एक तो शुभ ग्रह चंद्रमा की राशि है और उसमें भी उच्च ग्रह, तो गुरु यहां पर बैठ करके 5वीं दृष्टि जो है गुरु की 6ठे भाव में पड़ेगी। 6ठा भाव जो होता है रोग शत्रु कर्जा का होता है। अब दृष्टि की बात कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा किन किन भावों में गुरु का प्रभाव जा रहा है। तो यहां 5वीं दृष्टि पड़ने से रोग में कमी आएगी जो मिथुन राशि के जातक है। शत्रुता, जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, उसमें कमी आएगी। किसी प्रकार का कोई कर्जा है, बैंक का कर्जा हो या बाजार का कर्जा हो या किसी साहूकार से लिया गया हो, किसी प्रकार का कर्जा हो, उसमें राहत मिलेगी। कर्ज पट भी सकता है गुरु की कृपा से। जिन लोगों की नौकरी रुकी हुई थी, नौकरी का भी भाव है ये, पर यहां पर नौकरी के लिए भी अच्छे योग बनेंगे जो मिथुन राशि के जातक है। अब इसे थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हम जन्म कुंडली, नमांश कुंडली, चंद्र कुंडली देख लेते हैं, इसके बाद हम अष्टक वर्ग कुंडली देखते हैं। अष्टक वर्ग के बाद हम भिन्नाष्टक देखते हैं। भिन्नाष्टक में एक ग्रह का देखा जाता है कि ये ग्रह शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। बिल्कुल जड़ तक हम पहुंच जाते हैं कि जिसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, ये गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं, उसका प्रभाव तो हमारे जीवन में पड़ना ही पड़ना है। तो वो ग्रह शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। यदि 4 बिंदु से कम आ रहे हैं तो अशुभ फल, और 4 से ऊपर जा रहे हैं तो शुभ फल, सामान्य सी बात है। अब यहां पर गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है और गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं, अब गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं तो ये देखना है कि यहां पर क्या 28 बिंदु से ज्यादा है या कम है। तो 1 से लेकर के 24 बिंदु तक हो, जो अष्टक वर्ग में देखा जाता है, 1 से लेकर के 24 बिंदु तक ये कमजोर अवस्था है। जितना नीचे जाएंगे 22, 21, 20, 18, 15, उतनी हमारी स्थितियां विकट होती जाएंगी, समस्याएं ज्यादा आएंगी, क्योंकि यहां पर गुरु को भाव का बल प्राप्त नहीं हो रहा है। ये भाव का बल है। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे, अष्टक वर्ग कुंडली सर्च करेंगे, आपको अष्टक वर्ग कुंडली प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर गुरु को 28 बिंदु या पॉइंट्स या रेखाएं, जो भी जिस भाषा में हम समझे, यह गिनती अगर 28, 24 और 28 के बीच में है तो यह सामान्य स्थिति है कि जैसा पहले चल रहा था अभी भी वैसे ही चलेगा, आगे भी वैसे ही चलेगा। यह सामान्य स्थिति हो गई। 24 से कम हो गया तो आपत्तिजनक स्थिति है, अशुभ फल यहां पर प्राप्त होंगे। और 24 प्लस यदि हो जाता है, 24 से ऊपर, 28 से ऊपर, विशेषकर 28 से ऊपर, 30, 32, 35, 40, तो ये भाव का बल जो है गुरु को मिल गया। तो यहां पर जो है धन 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 धन, इतना धन होगा कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसे जरूर देखिए, बिना इसके देखे जो है हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। सिर्फ गोचर पर मत जाइए, हम सिर्फ महादशा, अंतर्दशा और गोचर में फंस जाते हैं।
वहां तक नहीं रहना है, हमको आखिरी तक जाना है। तो भाव ग्रह का बल तो हम डिग्री के अनुसार देखते हैं कि 4 डिग्री है, 8 डिग्री है, 6 डिग्री है, क्या है, 12 से 18 डिग्री है तो अच्छा ग्रह बल प्राप्त हो गया। पर यहां पर अगर गुरु को जिनकी कुंडली में भी, किसी व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी मिथुन लग्न की कुंडली है या मिथुन राशि है, तो चंद्र राशि को भी देख ले और लग्न कुंडली को भी देख ले। दोनों भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। तो यहां पर पॉइंट्स देख लें, आप बिंदु देख लें। 28 के ऊपर अगर जा रहा है तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि धन आपके पास इतना आएगा कि कह नहीं सकते। गुरु की कृपा बहुत ही प्राप्त होने वाली है। पर सबकी कुंडली में तो 28 प्लस नहीं होगा, हो सकता है 20 भी हो, 18 भी हो। तो वो अपनी स्थितियों को समझ ले कि गुरु कितना फल प्रदान करेंगे। सिर्फ चंद्र राशि पर आप न जाएं, लग्न कुंडली पर न जाएं, भाव बल को भी देख लें कि ये भाव हमको कितनी शक्ति प्रदान कर रहा है, कितना दे रहा है, हम कितना प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें बिंदु बताते हैं। ये अष्टक वर्ग है। कई लोगों की शिकायत थी कि हम ग्रह को कैसे देखें कि ये शुभ फल देता है या नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जरूर देखिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सरल है, कोई कठिन बात नहीं है। तो ये भाव का बल आप देख लिए। पंचम भाव मैंने पांचवी दृष्टि मैंने आपसे बताया, छठा भाव, तो रोग शत्रु कर्ज से भी राहत मिलेगी। अब देखिए ये अष्टम भाव, यहां पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। मकर राशि है, गुरु की नीच की राशि है, पर यहां पर अमृत दृष्टि पड़ रही है। ये भूगर्भ का भाव है, आयु मृत्यु का भाव है, गड़ा हुए धन का भाव है। गड़ा हुआ धन का मतलब आप ऐसा ना समझे कि कहीं कोई हंडी मिल जाएगी या कोई पीतल का बड़ा बर्तन मिल जाएगा, उसमें सोने की सिल्ली, सोने की गिट्टी मिल जाएगी, चांदी मिल जाएगा, हीरे मोती जवाहरात। गड़ा धन ये नहीं है। धरती माता के गर्भ में जितनी भी चीजें हम सोचते हैं सब तो धरती से ही, पृथ्वी से ही हमें प्राप्त होती है। आयरन ओर है, एल्युमिनियम है, हीरा मोती जो भी है, ये सब कुछ जो है हमें धरती माँ से ही प्राप्त होता है। तो यहां पर अचानक धन लाभ या किसी प्रकार का धन कहीं फंसा था, वो लॉटरी सट्टा से लाभ हो सकता है। तो ये अमृत दृष्टि पढ़ने से इस भाव को भी जागृत कर दिए। अब यहां भी वही चीज लागू होती है जो गुरु के लिए है कि यहां का भी हम भाव बल देख लें, लेकिन 6, 8, 12 में 24 बिंदु से कम होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठा भाव जैसे है रोग शत्रु कर्जा का भाव है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कर्ज हो, मैं रोगी हो जाऊं, मेरे शत्रु बढ़ जाए, कोई नहीं चाहता। तो यहां 24 से कम होना चाहिए। अगर 24 से 28 तो सामान्य होगी, 28 से ज़्यादा होगी तो नौकरी के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के लिए बढ़िया है, सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन ये समस्याएं भी साथ में रहेंगी। इसी प्रकार से अष्टम भाव है आयु मृत्यु का भाव। कौन व्यक्ति जो है बीमार होना चाहता है, मरना चाहता है, तो यहाँ भी 24 से कम होना चाहिए। और द्वादश भाव जो है ये भी व्यय का भाव है, ये अशुभ भाव है। 3 भाव जो है ये अशुभ भाव है। 12वां भाव जो है व्यय का भाव है। तो यहाँ पर भी बिंदु कम होना चाहिए कि हम जो कमाते हैं उसमें कुछ बचा पाएं। पर ये बात जो है विदेश में जो लोग रहते हैं, विदेश से व्यवसाय करते हैं, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए ये बात अच्छी होती है कि 12वां भाव उनका बली हो। तो यहाँ 24 से कम होना चाहिए। अब आते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि, अष्टम भाव। अब गुरु की 9वीं दृष्टि देखिए, ये मीन राशि है और 10वां भाव है।
और मिथुन राशि की जन्म कुंडली में मीन राशि दसम भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के ऊपर शनि का दूसरा चरण चल रहा है 7.5 का। पर यहां शनि जो है थोड़ा सा विवश हो गए हैं, अशुभ फल देने के लिए वो विवश हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं, तो अपने आप को शांत कर लिए। 28 नवंबर तक गुरु बकरी भी चल रहे हैं। 27 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। शनि बकरी अवस्था में है तो मार्गी हो जाएंगे 28 तारीख को। यह स्थिति है। अब शनि महाराज भी तो सब कुछ देने वाले हैं भाई। सबसे बड़ा प्रश्न है कि शनि महाराज हमारे कर्मों का फल देते हैं। जैसा कर्म हमने करके आए हैं और कर रहे हैं, इस जन्म का कर्म हो सकता है इस जन्म में मिल जाए या अगले जन्म में मिले। पिछला कर्म गठरी जो लेकर के हम घूम रहे हैं, तो कर्मदाता है, कर्मानुसार जिसकी कुंडली में अच्छे भाव में है तो दर्शा रहा है कि शनि मजबूत हैं, बली हैं, योग कारक ग्रह हैं, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, 7.5 चल रही है, तो अच्छे परिणाम देंगे। तो सभी मीन राशि के जातकों के लिए ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 नुकसानदेह होगी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ भी हमको देखना चाहिए कि अष्टक वर्ग की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, साथ साथ में मैं बातें करते जा रहा हूँ, आग्रह करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा वीडियो को पूरा देखें तो सब कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर भी दसम भाव, ये हमारा कर्म भाव है और यहीं पर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, कारक ग्रह भी हैं। अब शनि महाराज यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, 28 बिंदु से अगर ज़्यादा जा रहा है तो अच्छे परिणाम आएंगे, कोई संदेह की बात ही नहीं है। 24-22 से अगर कम आ रहा है तो स्थिति फिर थोड़ा सा ठीक नहीं है। 28 से ऊपर जा रहा है तो जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उद्योगपति हैं, बड़ा व्यापार करते हैं, बड़ी नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब फिर वही बात आती है कि क्या शनि महाराज इस भाव में बैठ करके गोचर में 65-66 करोड़ लोगों को एक साथ फल प्रदान करेंगे? जी नहीं। हर व्यक्ति के साथ उसका कर्म जुड़ा हुआ है। कर्मानुसार शनि महाराज यहाँ पर बैठ करके कितने बिंदु में बैठे हैं, ये भी शनि महाराज की कृपा है। ये बता रहे हैं कि मैं 20 बिंदु में हूँ, कमर तोड़ दूंगा, और यहीं पर शनि महाराज बैठ करके 28 प्लस जा रहे हैं, 30, 32, 35 बिंदु में, तो बता रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगा। अष्टक वर्ग कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है विश्लेषण करते समय, और फिर इसके बाद जो है भिन्नाष्टक को देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ग्रह की बात आती है। तो ग्रह तो यहाँ पर भाव बल तो मिल गया, अब भिन्नाष्टक में हमको कितने अंक बिंदु प्राप्त हो रहे हैं इसको देखना है। अब यहाँ पर देखिए शनि महाराज जो है क्या कर रहे हैं, 3 अक्टूबर 2025 को शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में चले गए, वहां गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज गुरु की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब शनि देव क्या कर रहे हैं कि गोचर के समय गुरु से कह रहे हैं, गुरु के माध्यम से भी मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। अब कितना प्रदान करने वाले हैं, यहाँ के बिंदुओं को जरूर देखिए आप प्लीज़, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसा विश्लेषण कोई लोग करते हैं। आप तो निष्कर्ष चाहते हैं ना, उत्तर चाहते हैं, मेरी कुंडली क्या कहती है। सबका एक माइंड सेट है कि शनि हमें अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे। अष्टक वर्ग आप जरूर देखिए। तो यहाँ पर शनि जो 3 अक्टूबर से शुरू किए हैं अपना गोचर, तो गुरु के माध्यम से, गुरु तो वैसे ही कृपालु हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं धन भाव में, तो शनि यहाँ पर शांत है, प्रार्थना कर रहे हैं गुरु से कि जो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको बहुत कष्ट हुआ है, अनेक समस्याएं आई हैं, उस समस्या को दूर कीजिए और धन दान कीजिए।
ये भी बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर एक ग्रह, मुख्य ग्रह बसता है मंगल, जो 27 अक्टूबर तक पंचम भाव में है। मंगल की भी अपनी विशेष दृष्टियां हैं। तो मंगल यहां से चौथी दृष्टि जो है मकर राशि के ऊपर अष्टम भाव में, जहां गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो अष्टम भाव अशुभ भाव है, पर यहां पर मंगल की चौथी दृष्टि उच्च की राशि है, गुरु की नीच की राशि है, मंगल की उच्च की राशि है। पर यहां पर गुरु की चौथी दृष्टि पड़ने से इस भाव को भी बल प्राप्त होता है। यहां पर बिंदु भी चेक कर लें, जो पहले मैंने आपसे बातें की है उस बिंदु को चेक कर लीजिए, यहां पर कितने बिंदु हैं। अब गुरु की 9वीं दृष्टि हो गई। अब मंगल क्या गोचर है बताइए आप, मेष राशि। तो मंगल यहां पर बैठ करके 7वीं दृष्टि जो है अपनी ही मेष राशि को देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से अपनी ही मेष राशि को देख रहे हैं। और मेष राशि कहां है? आय भाव में, धन भाव में। तो यहां जो माइनिंग से जुड़े लोग हैं, खनिज का काम करते हैं, बॉक्साइट है, हीरा है, आयरन ओर है, और भी बहुत से मिनरल्स हैं जो कार्य करते हैं, तो यहां पर भी अच्छा लाभ हो रहा है। दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि, तो मंगल की कृपा यहां प्राप्त हो रही है। और भाई जब कोई चीज़ आप बेचने के लिए तैयार करेंगे, उत्खनन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो यहां पर आय होगी आपकी। तो मंगल की 7वीं दृष्टि आय भाव में पड़ रही है। ये धन भाव भी है, धन आता है यहां से। आय का मतलब यही है, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है, लक्ष्मी भाव है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, ये हमारी इच्छाओं का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छाओं का भाव जो है वो तीसरा भाव है, और इच्छा पूर्ति का जो भाव है वो एकादश भाव है, 11वां भाव। और मंगल की यहां 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि में पड़ रही है। तो आय के स्रोत भी मैंने आपसे बता दिया, धन संग्रह होगा ये भी मैं बता दिया। अब आय के स्रोत यहां पर जो आ रहा है, आय का स्रोत यहां से आ गया, और यहां पर जो है ये भी ग्रह फलीभूत हो गया। अब यहां पर भी देखना है कि कितने बिंदु हैं। 28 प्लस बिंदु है, तो अच्छी इनकम होगी, अच्छी आय होगी। ये पूरी शनि, गुरु और मंगल, 3 ग्रहों का विश्लेषण जो है मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं। पर यहां पर फिर वही कहूंगा कि सिर्फ लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली को देख करके हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अष्टक वर्ग में भी पॉइंट्स देख लेने चाहिए, बिंदु देख लेने चाहिए, और भिन्नाष्टक में एक ग्रह का बिंदु देख लेना चाहिए। और अगर वो अशुभ है, कमजोर अवस्था में, उसके लिए कुछ कर लेना चाहिए। संबंधित रत्न है, संबंधित मंत्र है, जो भी है वो कर लेना चाहिए। अब ये पंचम भाव जो होता है, ये हमारी अनेक भावनाओं से जागृत है। ये विद्या बुद्धि संतान का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है, फिल्मी दुनिया, टीवी कलाकार, गीतकार, संगीतकार, इसका भाव है। तो यहीं पर सूर्य जो गोचर करेंगे नीच का होकर के, उसमें थोड़ा कमी आएगी। पर मिथुन राशि के जातकों के लिए बाकी ग्रह जो हैं वो बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, विशेषकर गुरु, उसके बाद शनि, उसके बाद मंगल। ये 3 ग्रह जो हैं अति शुभ हैं। और समय आने दीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि गुरु बृहस्पति की, मंगल की और शनि की कृपा आपको प्राप्त हुई कि नहीं हुई। हमको कृपा कितनी प्राप्त होगी ये हम अष्टक वर्ग से और भिन्नाष्टक से जान सकते हैं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मित्रों, अंत में हमेशा की तरह मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो लोग फ़ोन करते हैं उनका स्वागत है,
मेरे मन में सम्मान है, लेकिन फ़ोन करते समय अधिकतर लोग अपनी समस्याओं को पहले बताना चालू करते हैं। अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान की बात नहीं करते हैं, जो मूल आधार है जिसको लेकर के हम कुंडली बनाते हैं, देखते हैं। जो व्यक्ति समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित है, और विशेषकर तो धन की समस्या जो जीवन में होती है, धन का जो अभाव होता है, उससे हमारे लगभग सब कार्य जो है वो रुक जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं। धन तो जीवन में आवश्यक है, कम या ज़्यादा एक अलग विषय है, पर आवश्यकता अनुसार तो धन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुंडली देखते समय तो सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि धन की स्थिति क्या है, नहीं है तो कब आएगा। पर वो जो समस्या से व्यक्ति है, उनकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ, दिन भर मैं यही देखता हूँ, उनकी पीड़ा को भली भांति समझ रहा हूँ, पर अपनी समस्या को आप गोपनीय रखें। दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके और मैसेज कर दीजिए। मैसेज करने के बाद मैं स्वयं आपको फ़ोन लगाऊंगा और पूरी बातें करूंगा, पूरी कुंडली की बातें करूंगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, आपके मन में इच्छाएं क्या है, जीवन में सुख कितना प्राप्त होगा, संतान पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, संतान साथ देगी नहीं देगी, प्रेम संबंध हमारा कैसा रहेगा, लव मैरिज होगा या क्या होगा, राजनीति में हमको कैसी सफलता प्राप्त होगी नहीं होगी, शेयर मार्केट का काम करें नहीं करें, आर्टिस्ट कलाकार जो हैं वो उन्हें ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि ऐसे ही भटकते रहेंगे, हमारे ऊपर कर्ज कितना होगा, शत्रुता होगी नहीं होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, पार्टनरशिप का व्यवसाय कैसे चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, विवाद तो नहीं होगा, हमारी आयु कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारा भाग्य कितना साथ देगा नहीं देगा, पिता से संबंध होंगे अच्छे नहीं होंगे, हमारा धर्म क्षेत्र क्या कहता है, वहाँ कितने बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं, हमारा कर्म क्षेत्र कैसा होगा, वो राजनीति में हम सफलता पाएंगे नहीं पाएंगे, हमारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कैसे होंगे, कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा, हम अपने जीवन में उन्नति कितनी करेंगे, वृद्धावस्था हमारी कैसी जाएगी, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा, गरीबी तो नहीं आ जाएगी, लोगों का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्ति हमें प्राप्त होगी नहीं होगी, प्रॉपर्टी बिक रही है नहीं बिक रही है, बहुत दिन से बातें चल रही हैं, प्रॉपर्टी का जो लोग कार्य करते हैं उन्हें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, बहुत से प्रश्न हैं। जब कुंडली देखने के पश्चात मैं आपसे बातें करता हूं तो आपके मन में जो प्रश्न चलते रहते हैं उन प्रश्नों का उत्तर लगभग मिल जाते हैं। इसके पश्चात भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न शेष रह गया है तो मैं अंत में पूछता हूं कि और कोई प्रश्न आपके मन में हो तो बताइए, उसका भी जवाब देता हूं या दे चुका होता हूं। आप अपनी या अपनों की किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, दिए गए नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके, जो हमारे भारतीय भाई हैं विदेशों में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जापान, यूएई, अन्य देशों में जो हमारे भारतीय भाई बंधु हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उन्हें विशेष करके जिला और प्रदेश अवश्य लिखना चाहिए कि बहुत से बच्चों का जन्म वहीं हो गया है।
अच्छी कुंडली निकालने के लिए जिससे अच्छा विश्लेषण हो सके, इतना आप जरूर करिए। आपको ये अच्छा लगा हो विश्लेषण, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को थोड़ा सा टच कर दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपका 1 सेकंड का काम है, पर वो आपका 1 सेकंड हमारे मनोबल को कितना बढ़ाता है, ये मैं व्यक्त नहीं कर सकता, शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। जब लाइक्स अच्छे आते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ मैं आपके सामने आता हूँ। आपसे कुछ नहीं मांगता, आपसे सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ, और जय गुरुदेव लिख करके कमेंट्स कर दीजिए। दिवाली बहुत करीब है, धनतेरस, दिवाली, एकादशी, भाई दूज, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, सुख वैभव श्री संपदा यश कीर्ति आई स्वास्थ्य निरोगी काया, भगवान शाम सदाशिव आपको प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।